प्लांट टिश्यू कल्चर या इसी को माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं, प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन कहा जाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन है? तो आइए देखिए इनके फादर कौन है, प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन है? तो इनके फादर है हैबरलैंड। प्लांट टिश्यू के फादर कौन है? हैबरलैंड, हैबरलैंड, LANDT। ठीक। प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या? सबसे पहली चीज, प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब है इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो का मतलब ग्लास के, विट्रियस का मतलब होता है ग्लास, ग्लास में, टेस्ट ट्यूब में, इन सब में, मतलब सेल के बाहर, बॉडी के बाहर प्लांट के एम्ब्रियो का, एंथर का, पॉलन का, जो है मेरिस्टम का कल्चर करके एक प्लांट बना लेना। ठीक, कर लीजिए अंजलि तिवारी, पढ़ लोगे तो आएगा ही ना कुछ, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे लिखिए इन विट्रो, इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ, प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है? इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, प्लांट्स टिश्यू, ठीक है, ऑर्गन, एम्ब्रियो, एंथर, पॉलन, ओव्यूल एंड मेरिस्टम टू डेवलप कंप्लीट प्लांट बॉडी, कंप्लीट प्लांट बॉडी। मतलब इन विट्रो कल्टीवेशन, ग्लास के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट के कुछ टिश्यू का कल्टीवेशन, एम्ब्रियो का, एंथर का, पॉलन का, ओव्यूल का, मेरिस्टम का, ताकि एक नया कंप्लीट प्लांट बनाया जा सके, इसी को कहा जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। अब ये प्लांट टिश्यू कल्चर किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन सेल्यूलर टोटीपोटेंसी, सेल्यूलर टोटीपोटेंसी। ये सेल्यूलर टोटीपोटेंसी क्या है? टोटीपोटेंट का मतलब होता है कोई भी एक सेल जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना ले, ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना ले, ठीक, एनी सेल, कोई भी एक सेल जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना ले उसको कहा जाता है टोटीपोटेंट सेल, नोन एज टोटीपोटेंट सेल। मतलब सेल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए उसको कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। हाँ, एबिलिटी ऑफ एनी सेल टू डेवलप इनटू कंप्लीट प्लांट बॉडी या एबिलिटी ऑफ एनी सेल टू डेवलप इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नोन एज, हाँ ठीक है, देखो, known as totipotency, the ability to develop the whole organism from any cell। वेरी गुड, रोहन पटेल ने जो लिखा है आप लिख लीजिए उसको। अब आइए देखिए, तो भाई प्लांट के, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, ये प्लांट लगता है कि आगे चल के एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लांट आगे चल के एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर की हेल्प से उसके नंबर को बढ़ा सकते हैं। ठीक, उसका कोई सेल निकाला और उस सेल को कल्चर करके बहुत सारे प्लांट बना लिए। क्या ये प्लांट फर्टिलाइजेशन से बनता है? क्या पॉलिनेशन से बनता है? नहीं, सेल से ही कंप्लीट प्लांट बन जाता है। तो ऐसे प्लांट को कहा जाता है सोमा क्लोन्स। क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट को कहते हैं सोमा क्लोन्स। याद रखिए, मतलब पूरा जो प्लांट बनेगा, प्लांट के ही एक सेल से प्लांट बन जाएगा, तो ऐसे प्लांट को कहते हैं सोमा क्लोन्स। मतलब ये सारे प्लांट एक दूसरे के क्लोन्स होंगे। द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम
टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर नोन एज सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स का मतलब सब एक दूसरे के क्लोन है, सोमैटिक क्लोन्स, क्योंकि सोमैटिक सेल से बना रहे हो ना। सोमैटिक सेल का मतलब स्पर्म और ओवम से नहीं बना रहे हो, सोमैटिक सेल से बना रहे हो। और एक जैसे ये प्लांट है, सपोज करो इस प्लांट के आपने हजारों सेल ले लिए, हजारों सेल से हजारों प्लांट बन गए, और सारे प्लांट एक दूसरे के क्लोन होंगे क्योंकि सब एक जैसे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को हम सोमैटिक क्लोन्स कहते हैं। large number of plants can be produced in less time। कम समय में आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हो, क्योंकि जैसे मान लीजिए नॉर्मल प्लांट अपने से ग्रो करेगा तो एक प्लांट ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद फिर उसका सीड बनेगा, सीड के बाद फिर तब जाके वो सीड जनरेट करेगा दूसरा प्लांट, फिर उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी तीसरा प्लांट, ऐसे बहुत समय लगेगा। पर आप टिश्यू कल्चर से एक ही साथ बहुत सारे प्लांट बना सकते हो, एक ही साथ बहुत सारे प्लांट बना सकते हो ना। तो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लेस टाइम नोन एज, इसीलिए इसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहा जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है, इसीलिए इसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। कुछ चीजें लिखिए, जैसे फर्स्ट एंथर कल्चर, फर्स्ट एंथर कल्चर was done by गुहा एंड माहेश्वरी। पहला एंथर कल्चर किसने किया था? गुहा एंड माहेश्वरी ने किया था। फर्स्ट एंथर कल्चर वाज डन बाय गुहा एंड माहेश्वरी फ्रॉम धतूरा प्लांट। डेटूरा, इसको धतूरा स्ट्रामोनियम कह देते हैं, स्ट्रामोनियम, धतूरा, धतूरा स्ट्रामोनियम। अगर आपसे कोई पूछे पहला एंथर कल्चर, मतलब धतूरा प्लांट से इन्होंने क्या किया था? एंथर निकाल लिया था। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है ना। एंथर कल्चर पूछते या पॉलन कल्चर पूछते तो भी आप टेंशन मत ले लेना, ठीक है। पॉलन कल्चर, एक्चुअली धतूरा स्ट्रामोनियम नहीं था, इनॉक्सिया था। इसकी एक अलग स्पीसीज थी, इनॉक्सिया, धतूरा इनॉक्सिया। तो पहला इन्होंने क्या देखा था? पहला धतूरा कल्चर मतलब एंथर कल्चर। अब एंथर का मतलब इन्होंने पॉलन ग्रेन लिया, एंथर, या मान लीजिए ये एंथर, एंथर एन होता है, हेप्लॉइड होता है, इसमें पॉलन ले लिया, पॉलन भी एन है। इस पॉलन से इन्होंने कंप्लीट प्लांट बना लिया था। तो आपको पता है इस प्लांट को क्या कहा गया? ये प्लांट जो है, जो धतूरा का प्लांट बना, ये हेप्लॉइड था, डिप्लॉइड नहीं था। क्योंकि पॉलन हेप्लॉइड है तो प्लांट भी क्या बना? हेप्लॉइड। और ऐसे प्लांट को कहा गया एंड्रोजेनिक प्लांट। एंड्रोजेनिक प्लांट, पता है इसको एंड्रोजेनिक प्लांट क्यों कहा गया? एंड्रो का मतलब होता है मेल, जैसे एंड्रोजन होता है तो उसको मेल कहते हैं ना, मेल हार्मोन को। क्योंकि इस पूरे प्लांट के अंदर बस मेल के कैरेक्टर थे। पॉलन, पॉलन मेल का पार्ट है ना, तो इस पूरे प्लांट के अंदर केवल मेल के कैरेक्टर थे, इसलिए इसको एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड प्लांट कहा गया। आपसे पूछा जाए कि पहला एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड प्लांट किसने बनाया था? गुहा एंड माहेश्वरी ने बनाया था, क्योंकि इन्होंने पॉलन का इस्तेमाल किया था। पॉलन ग्रेन से प्लांट बना लिया, एंथर का कल्चर करके पॉलन ग्रेन से प्लांट बना लिया। अब पॉलन ग्रेन तो है हेप्लॉइड, पॉलन ग्रेन तो है मेल ओरिजिन का, इसलिए जो प्लांट बना वो पूरा प्लांट मेल ओरिजिन, मेल नेचर का था और हेप्लॉइड था। ऐसे प्लांट को कहा गया एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड प्लांट। ठीक, क्लियर? किसी को यहां समस्या है? चलिए, इसके बाद आइए, फर्स्ट एम्ब्रियो कल्चर किसने किया था? फर्स्ट एम्ब्रियो कल्चर was done by
सबसे पहले फर्स्ट एम्ब्रियो कल्चर हेनिंग ने किया था। हेनिंग एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने एम्ब्रियो लिया था फ्रॉम क्रूसीफर प्लांट, क्रूसीफेरेसी फैमिली से, फ्रॉम क्रूसीफर प्लांट। क्रूसीफेरेसी मतलब जिसमें मस्टर्ड आता है, तो ऐसे ही लिखा रहता है किताबों में, क्रूसीफर प्लांट। ठीक, अगली लाइन लिखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर में, जो पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर है इज एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर किसका एग्जाम्पल है? डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। खैर आप लोग डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग प्लांट एनाटॉमी में पढ़ते हैं, पर एक बार थोड़ा सा हम बता दें। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ये एक सेल है और ये सेल है मेरिस्टम, मेरिस्टमेटिक सेल। मेरिस्टमेटिक सेल कैसी होती है? ऐसी सेल जिसके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी हो, जो लगातार डिवाइड करती रहे, उसको कहा जाता है मेरिस्टमेटिक सेल। ठीक है, पहले सुन लेना, एकदम कॉपी कलम ऐसे रख के ध्यान से सुनिए। ऐसे सेल जिनके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी है उसको हम मेरिस्टमेटिक सेल कहते हैं। मान लीजिए सेल ने अपने डिवीजन की प्रॉपर्टी को लूज कर दिया। अब भाई सेल हमेशा डिवाइड थोड़ी करेगी, हमेशा हम बचपन में ही तो जीते नहीं हैं। हम जवान होते हैं, अपना काम करते हैं, कुछ ना कुछ हम जॉब करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी तो करते हैं। ऐसे ही सेल हमेशा डिवाइड नहीं करती है। सेल जब अपने डिवीजन की कैपेसिटी को छोड़ के मैच्योर हो जाती है तो इसको कहा जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, सपोज करो ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू है। अभी इसको बस हम एक आउटलाइन बता रहे हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में, समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि कोई मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जो लगातार डिवाइड करती है। अगर इसने अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर दिया, लूज कर दिया कि अब मुझे डिवाइड नहीं करना है, मुझे परमानेंट बनना है भैया। परमानेंट का मतलब मुझे कुछ फंक्शन करना है, तो वो कोई फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए तो उसको कहते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये काम कर करके उब चुका है, जरूरत पड़ने पर इसके पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, इसने डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर दिया है क्योंकि ये अब कोई काम करने लगा है, अब ये डिवाइड नहीं कर रहा है। पर जरूरत पड़ने पर अगर यही प्राइमरी परमानेंट ने अपनी फिर से डिवीजन की कैपेसिटी को रिगेन कर ले, डिवीजन की कैपेसिटी को क्या कर ले? रिगेन कर ले, मतलब अब ये डिवाइड भी हो सके जरूरत पड़ने पे, तो ये चेंज हो जाता है सेकेंडरी मेरिस्टम में, सेकेंडरी मेरिस्टम। और इस प्रोसेस को कहा जाता है डी डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। मतलब सेकेंडरी मेरिस्टम अब डिवाइड भी कर सकता है, खूब डिवाइड करा, खूब डिवाइड करा, बाद में अगर सेकेंडरी मेरिस्टम फिर से अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को लूज करके फिर से परमानेंट हो जाए किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी परमानेंट, और इस प्रोसेस को कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? रीडिफरेंशिएशन। फिर से सुनना मेरी बात को, फिर से सुनना। आप बचपन में जी रहे हो, बस खेल रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप समझो मेरिस्टमेटिक हो।
आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अब तुम्हें खेलना नहीं है, कुछ काम करना है। ठीक है, आपने काम एक्सेप्ट कर लिया, कुछ काम करने लगे, मतलब आप प्राइमरी परमानेंट हुए अभी। ठीक, और इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। आपने कभी जरूरत पड़ने पे कहा नहीं भाई, दिल तो बच्चा है जी, खेलने कूदने का फिर मन किया कि नहीं हम फिर से खेलना कूदना स्टार्ट कर दें, मतलब फिर से डिवीजन शुरू कर दें, तो आप फिर सेकेंडरी मेरिस्टम बन जाओगे। और जब प्राइमरी परमानेंट से फिर से खेलना शुरू कर दिया, मतलब सेकेंडरी मेरिस्टम बना, उस प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। फिर लाइफ में कभी रियलाइज हुआ कि खेलने कूदने से काम नहीं चलेगा, फिर से परमानेंट होना पड़ेगा, वापस परमानेंट हो गए, वापस से डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर दिया और फिर परमानेंट हो गए, इसको कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। तो सिंपल भाषा में सेल के पास डिवीजन की कैपेसिटी है तो वो प्राइमरी मेरिस्टम है, ऐसे लिख लो, प्राइमरी मेरिस्टम है ये, इसको आप प्राइमरी मेरिस्टम लिख लो। उसने डिवीजन की कैपेसिटी को लूज किया तो ये प्राइमरी परमानेंट बन गया। फिर इसने डिवीजन की कैपेसिटी को गेन किया तो ये सेकेंडरी मेरिस्टम बन गया। फिर इसने डिवीजन की कैपेसिटी को फिर वापस लूज किया, अगेन लूज किया, अगर अगेन, इसीलिए तो इसको रीडिफरेंशिएशन कहेंगे, तो ये सेकेंडरी परमानेंट हो गया। प्रोसेस क्या है? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ये बस समझाने पर्पज से था, इसको आगे हम लोग देखेंगे। दिमाग में रख लो, आपसे पूछा कि इफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, तो ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी परमानेंट। प्राइमरी परमानेंट गेन द डिवीजन ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टम बन जाएगा। सेकेंडरी मेरिस्टम अगेन लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड बिकम परमानेंट, तो वो सेकेंडरी परमानेंट बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बताइए, यस और नो? हाँ, बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप प्राइमरी मेरिस्टम को डिफरेंशिएटेड सेल कह सकते हैं? क्योंकि डिफरेंशिएशन से बना है, डिफरेंशिएटेड टिश्यू है ये। सेकेंडरी मेरिस्टम को डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू कह सकते हैं, डी डिफरेंशिएटेड कह सकते हैं क्योंकि ये डी डिफरेंशिएशन से बना है। और सेकेंडरी परमानेंट को रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू कह सकते हैं, रीडिफरेंशिएटेड कह सकते हैं, कह सकते हैं। कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। When losing capacity then become secondary मेरिस्टम, ये कहां से आया भाई? प्राइमरी मेरिस्टम ने लूज किया तो प्राइमरी परमानेंट ने डिवीजन कैपेसिटी को गेन किया तो सेकेंडरी मेरिस्टम ने फिर से डिवीजन कैपेसिटी को लूज किया, तब जाके वो बना सेकेंडरी परमानेंट। अब टिश्यू कल्चर, ये यहां ना लिखना, मेंस में लिखने आ गया, तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। इसके आगे तो ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है कि क्या होता है। अब आइए, प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे डी डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है। देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर में कोई भी पार्ट, जो प्लांट का पार्ट इस्तेमाल किया जाता है प्लांट बनाने के लिए, द पार्ट ऑफ प्लांट the part of plant used for tissue culture known as explant। कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट जिससे आप टिश्यू कल्चर कर रहे हो उसको एक्सप्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। जैसे आपने पॉलन ले लिया, ओव्यूल ले लिया, एम्ब्रियो ले लिया, तो वो एक्सप्लांट है। अब होता क्या है, एक्सप्लांट को आप मीडिया प्रोवाइड करते हो। एक्सप्लांट क्या होता है? कोई भी पार्ट हो गया जिससे आप पूरा प्लांट बनाने जा रहे हो, इसको आपने कल्चर मीडिया प्रोवाइड किया, तो जानते हैं क्या बनता है? सबसे पहले बनता है एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कैलस। एक्सप्लांट से पहले सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं कैलस। तो एक्सप्लांट से क्या बना? कैलस बन गया।
न्यूट्रिएंट मीडिया दिया आपने, मीडिया का मतलब न्यूट्रिएंट। कैलस अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू। मतलब सेल बस क्या करेगी, एक सेल कई सारे मास बना लेगी सेल का, उसको कहेंगे कैलस। अब इसको कहेंगे कैलस। कोई भी, जब भी आप टिश्यू कल्चर करोगे, प्लांट का कोई भी पार्ट इस्तेमाल करोगे, तो पहले कैलस बनेगा। कैलस को अब आप क्या दोगे, हार्मोन। ठीक है, 3 रेशो कैलस को ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशो प्रोवाइड किया जाता है। ऑक्सिन, एक केस हो गया ऑक्सिन साइटोकाइनिन ज्यादा है, एक केस हो गया साइटोकाइनिन ऑक्सिन ज्यादा है, साइटोकाइनिन ज्यादा ऑक्सिन कम, और एक केस है कि ऑक्सिन बराबर और साइटोकाइनिन, मतलब 2 हार्मोन इस्तेमाल करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। कौन कौन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन बराबर ए और साइटोकाइनिन बराबर सी के। कैलस, जब आप पता है कैलस को अगर आपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशो हाई दिया तो ये कैलस डेवलप होता है पहले रूट फर्स्ट, रूट पहले बनेगा। अगर कैलस को आपने साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशो हाई दिया, मतलब साइटोकाइनिन ज्यादा ऑक्सिन कम, तो शूट फर्स्ट, शूट पहले बनेगा। रूट मतलब रेडिकल, रेडिकल जहां से एराइज होता है उसको रूट कहते हैं। शूट मतलब प्लिम्यूल, प्लिम्यूल जहां से मतलब शूट जहां से एराइज होता है उसको प्लिम्यूल कहते हैं। यहाँ पे अगर दोनों का इक्वल कंसंट्रेशन हुआ तो नो डिफरेंशिएशन, कैलस डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, ना रूट में ना शूट में, बस बढ़ता जाएगा इसका साइज। ठीक, कैलस का साइज बढ़ता जाएगा। अगर पहले रूट बना तो दिस इज नोन एज, इस प्रोसेस को कहते हैं राइजोजेनेसिस। अगर पहले शूट बना तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉलोजेनेसिस। मतलब कैलस को किसका रेशियो देना पड़ता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का। ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो ज्यादा तो रूट बनेगा, साइटोकाइनिन ऑक्सिन का रेशियो ज्यादा तो शूट बनेगा। दोनों का रेशियो समान है तो कुछ नहीं बनेगा, बस कैलस बढ़ता जाएगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब हमारे पास 2 चीज है, कैलस का बनना, एक्स प्लांट से कैलस का बनना, इधर देखो, एक्स प्लांट से कैलस का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैलस, फॉर्मेशन ऑफ कैलस फ्रॉम एक्स प्लांट, ये है डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल है, डी डिफरेंशिएशन का। और फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग का मतलब रूट या स्टेम, फ्रॉम कैलस, ये एग्जाम्पल होता है रीडिफरेंशिएशन। ठीक, तो टिश्यू कल्चर किसका एग्जाम्पल है, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन का। याद रख लेना, टिश्यू कल्चर इज एग्जाम्पल ऑफ रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। तो टिश्यू कल्चर बताइए जल्दी से किसका एग्जाम्पल है, डी देखो एक्स प्लांट तो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है ना। मान लीजिए आपने कोई भी पार्ट उठाया प्लांट का, तो वो तो परमानेंट ही होगा ना, वो क्या होगा, परमानेंट ही होगा। अब उसको वापस से कैलस बनाना है, डिवाइड करवाना है, परमानेंट है उसको डिवाइड करवाना है, तो डी डिफरेंशिएशन होगा ही। डिवाइड कर रहा है उसको फिर परमानेंट बनाना है, तब तो वो रीडिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो टिश्यू कल्चर किसका एग्जाम्पल है, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन का।
एक्सप्लांट से कैलस बनना डी डिफरेंशिएशन, और कैलस से सीडलिंग बनना री डिफरेंशिएशन। अब आइए अगली प्रोसेस देखते हैं। कभी कभी आपसे स्टेप्स पूछ दिया जाता है, स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। हाँ, स्टेप ऑफ टिश्यू कल्चर हमेशा याद रखना कि कैलस रूट में कब डिफरेंशिएट होगा, जब ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो ज्यादा, मतलब ऑक्सिन ज्यादा साइटोकाइनिन कम। कैलस शूट में कब डेवलप होगा, जब साइटोकाइनिन ज्यादा ऑक्सिन कम। स्टेप में सबसे पहले कौन कौन से स्टेप होते हैं? पहला होता है, पहला स्टेप एक्सप्लांट सिलेक्शन। एक्सप्लांट सिलेक्शन मतलब सबसे पहले हम एक्सप्लांट का सिलेक्शन करते हैं। अब ये एक्सप्लांट क्या हो सकता है? एक्सप्लांट जो भी है, कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट हमने ले लिया, which is chosen for formation of complete plant, है ना, formation of complete plant। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक्सप्लांट चूज कर लिया। सबसे पहली प्रोसेस क्या करी हमने? एक्सप्लांट चूज कर लिया। एक्सप्लांट चूज करने का मतलब है कि हमने प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट ले लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या ले लिया हमने? एंथर ले लिया, हमने ले लिया एम्ब्रियो ले लिया, हमने ले लिया मेरिस्टेमेटिक सेल ले लिया, कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल ले लिया। इतनी बात सभी को समझ आ रही है? दूसरा फिर हम क्या करेंगे? स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब उसको हम जो है किसी भी प्रकार, जैसे जो भी पार्ट हमने लिया उसको हम क्या करेंगे? कंटामाइनेशन फ्री करवाएंगे। स्टरलाइजेशन का मतलब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना, उसके सरफेस को हीट देंगे या व्हाटएवर, जिस भी प्रकार से हम स्टरलाइज कर सकें। तो क्या करेंगे हम? एक्सप्लांट इज स्टरलाइज्ड, है ना, जो एक्सप्लांट है इज स्टरलाइज्ड। स्टरलाइजेशन का मतलब हमने बताया है आपको, एक्सप्लांट इज स्टरलाइज्ड टू रिमूव एनी कंटामाइनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रह जाए, इसलिए उसको हम स्टरलाइज करेंगे। ये सब प्रोसेस तो होनी चाहिए ना, ठीक है? समझ रहे हैं? बताइए जल्दी से। हाँ, ओके। इसके बाद हम स्टरलाइजेशन के बाद क्या करेंगे? मीडिया प्रिपरेशन। मीडिया प्रिपरेशन का मतलब, ये सब हम क्यों लिखा रहे हैं? क्योंकि मेंस में आ गया टिश्यू कल्चर डिस्क्राइब करने को, तो आप कैसे लिखोगे? सब एकदम आपको अच्छे से आना चाहिए ना। मीडिया प्रिपरेशन का मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम बनाएंगे, शुगर, सॉल्ट, विटामिन, ग्रोथ हार्मोन मिला के सब एक मीडियम बनाएंगे। तो क्या जरूरत है उसके अंदर मेल कैरेक्टर आने का? अंजलि, एग से बना है, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस होती है एक प्रोसेस। पार्थिनोजेनेसिस जब हम आपको बताएंगे, चलो एक दिन हम पार्थिनोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। तो आइए, मीडिया प्रिपरेशन। मीडिया प्रिपरेशन क्या है? मीडिया प्रिपरेशन का मतलब अ न्यूट्रिएंट मीडिया इज प्रिपेयर्ड विच कंटेन्स, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? विच कंटेन्स, अरे अभिषेक खरे बहुत सी टेक्निक होती है भाई, उस पर उतना ना जाओ। विच कंटेन्स सॉल्ट्स,
शुगर, ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट हो, शुगर हो, क्या हो, प्लांट हॉर्मोन्स हो, प्लांट हॉर्मोन्स हो, ठीक है, ये क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स हो, माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट हो, माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट हो, तो हम इसे मीडिया बना लेंगे। ठीक, क्या बना लेंगे, मीडिया बना लेंगे। अब देखिए, ये भी स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडिया होना चाहिए। स्टेराइल मतलब इसमें भी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये न्यूट्रिएंट मीडिया जो हम बना रहे हैं वो भी स्टेराइल हो, किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसका कंटामिनेशन ना होना चाहिए। मीडिया प्रिपरेशन के बाद हम क्या कराएंगे, अगला स्टेप देखेंगे। ये सब पता है, स्टेप अरेंज करने को आ जाता है, मेंस में नहीं प्री में भी आ जाता है कि भाई टिश्यू कल्चर के स्टेप। तो सबसे पहले एक्सप्लांट सिलेक्शन, फिर डैश 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 ऐसे दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें से आपको करेक्ट पाथवे चुनना होगा। मीडिया प्रिपरेशन के बाद आप क्या कराएंगे, इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट, इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट, एक्सप्लांट को इस मीडिया में प्लेस करेंगे, एक्सप्लांट को इस स्टेराइल मीडिया में प्लेस करेंगे। तो क्या होगा, द स्टरलाइज्ड एक्सप्लांट, वो एक्सप्लांट जिसको खुद स्टरलाइज किया गया है, नाउ प्लेस्ड इनटू स्टरलाइज्ड या स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडिया, स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडिया मतलब स्टरलाइज्ड एक्सप्लांट को स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडिया में प्लेस कर देना। ठीक, अब मीडिया हमने किसी कंटेनर में कंटेनर में ये मीडिया तैयार किया, उसके अंदर एक्सप्लांट को क्या कर लेना। अब क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि एक्सप्लांट क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो फॉर्मेशन ऑफ कैलस होगा। तो अब क्या होगा, एक्सप्लांट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो फॉर्मेशन ऑफ कैलस होगा। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ कैलस को ही मल्टीप्लिकेशन फेज भी, मान लीजिए कहीं भी आपको मल्टीप्लिकेशन दे दिया, मल्टीप्लिकेशन, भाई एक्सप्लांट मल्टीप्लाई करेगा तो कैलस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लांट प्रोलिफरेट एंड ग्रो, एक्सप्लांट क्या करेगा, प्रोलिफरेट एंड मल्टीप्लाई अंडर न्यूट्रिएंट मीडिया, अंडर न्यूट्रिएंट मीडिया टू फॉर्म कैलस। ठीक है ना भाई, बताइए, कैलस अ मास ऑफ, कैलस क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। कैलस एक अनडिफरेंशिएटेड मास सेल होता है। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आगे होगा अगली प्रोसेस, कैलस डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। कैलस का डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, कैलस डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। अब कैलस भाई डिफरेंशिएट और डेवलप होगा तो इसी में अब क्या होगा, राइजोजेनेसिस, और तो यहाँ पे है ना कैलस, अगर इसको ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो ज्यादा मिला तो राइजोजेनेसिस होगा,
साइटोकाइनिन ऑक्सिन का रेशियो ज्यादा मिला तो कॉलोजेनेसिस होगा। अभी जो बताया था, रूटिंग और शूटिंग कह लो, इसको रूटिंग कह लो, यहाँ रूटिंग होगी, और ये केस हुआ तो शूटिंग होगी। तो कैलस क्या हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बताइए? एकदम वही जो हमने बताया वही लिखवा रहे हैं। इसके बाद अब क्या होगा? एक्लीमेटाइजेशन एंड हार्डनिंग। एक्लीमेटाइजेशन अगली प्रोसेस है, एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। अब जब सीडलिंग बन जाएगी तो उसको टिश्यू कल्चर से आप उठा के सॉइल में डालोगे ना। ट्रांसफर, इसके अंदर दो प्रोसेस आता है। एक आता है ट्रांसफर टू सॉइल। आप उस प्लांटलेट, जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स बने हैं, उसको सॉइल में ट्रांसफर कर दो। ठीक, इस एक्लीमेटाइजेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्लीमेटाइजेशन या हार्डनिंग कह देते हैं। हार्डनिंग, हार्डनिंग कहते हैं। इसको उठा के आप सॉइल के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। तो इसमें क्या होगा? जो प्लांटलेट्स बने, प्लांटलेट्स मतलब छोटे छोटे प्लांट्स जो बन गए हैं, प्लांटलेट्स रिमूव्ड फ्रॉम स्टेराइल लेबोरेटरी कंडीशन। लेबोरेटरी में अभी इसको कर रहे थे ना आप, इसको स्टेराइल लेबोरेटरी कंडीशन से रिमूव किया आपने। ठीक, एंड इसके बाद क्या किया आपने? ट्रांसफर टू नॉन स्टेराइल। अब भाई जिस जिस आप मीडिया उसको सॉइल के अंदर डालोगे तो सॉइल स्टेराइल तो होगा नहीं। नॉन स्टेराइल एनवायरमेंट लाइक सॉइल, सॉइल के अंदर इसको ट्रांसफर कर दोगे, है ना। आपने स्टेराइल मीडियम में इसको देखिए, हार्डनिंग का मतलब होता है एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। क्लियर? बताइए, जल्दी से बताइए, यहां तक आपको कोई दिक्कत हुआ? अगर आपको स्टेप लिखने आ गया तो आप क्या लिखोगे? एक्सप्लांट सिलेक्शन किया, स्टरलाइजेशन किया, मीडिया प्रिपरेशन किया, इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट, फॉर्मेशन ऑफ कैलस डिफरेंशिएशन, फिर एक्लिमेटाइजेशन या हार्डनिंग। ये पूरी की पूरी स्टेप है टिश्यू कल्चर की। क्या है? टिश्यू कल्चर के पूरे क्या है? ये स्टेप्स है। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी? एकदम इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? आवाज आ रही है? टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशन देख लें। टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशन देख लें तो हेडिंग डालेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर दे दिया कि भाई आप टिश्यू कल्चर का कुछ एप्लीकेशन बता दीजिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाना चाहिए। पहली चीज है टू ऑब्टेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं भाई?
सेकेंडरी मेटाबोलाइट हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंडरी, कोई बात नहीं आरती पटेल, मान के चलो हमने बोला तो हमने ही तो बोल रहे हैं, हम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहे हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब कुछ ऐसे, जैसे हल्दी हो गया, जैसे ड्रग्स हो गया, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। कलर हो गया, मसाले हो गए, ठीक है, स्पाइसीज, डाई हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर अब ये हो सकता है कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट केवल रूट से मिल रहा है, कुछ बस हमें शूट से मिल रहा है। तो हम टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करके सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मतलब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें रूट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कैलस को बस और बस एक्सपोज करेंगे हाई ऑक्सिन और साइटोकाइनिन से, ताकि बस रूटिंग हो। जरूरत क्या है शूट बनाने की? रूटिंग प्रमोट करेंगे। कोई हमें बस शूट से मिलना है, कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो हम इसको हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो रखेंगे ताकि बस शूटिंग हो। रूट बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मीडिया में हमने रखा हुआ है, बस शूट बने ताकि हम उससे ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी मेटाबोलाइट निकाल। ठीक, तो टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करके हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑब्टेन कर सकते हैं, चाहे बस रूट बना लें चाहे बस शूट बना लें। दूसरा इसका है कि भाई हम किसी भी ऐसे प्लांट को सेव कर सकते हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। टू सेव थ्रेटेंड प्लांट, थ्रेटेंड अभी बताया था ना, थ्रेटेंड प्लांट, थ्रेटेंड THREA, थ्रेटेंड प्लांट मतलब जिसमें एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ रहे हैं, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाएं, उससे हम इन प्लांट को सेव कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर से बहुत सारी इसकी उसके नंबर बढ़ा सकते हैं। अगला क्या है? टू ऑब्टेन प्लांट्स एट लार्जर स्केल, अगर हमें एक बार में बहुत सारे प्लांट बनाने हैं तो टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करिए। अगला इसका क्या फंक्शन है? टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट, वेरी वेरी IMP, वायरस फ्री या डिजीज्ड फ्री प्लांट, इसके लिए हम कल्चर ऑफ, किसका कल्चर करते हैं? एपिकल या एक्सिलरी मेरिस्टम, एपिकल या एक्सिलरी में। अगर मान लीजिए किसी प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ऐसे लिख सकते हैं टू ऑब्टेन हेल्दी प्लांट फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इस प्लांट के अंदर वायरस का इन्फेक्शन है, हम चाहते हैं कि हम ऐसा प्लांट बनाएं इसी प्लांट से जिसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन ना हो, तो हम उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कल्चर करेंगे। क्योंकि देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इतना तेजी से डिवाइड करता है कि उसके अंदर वायरस का मल्टीप्लिकेशन उतना तेजी से नहीं हो पाता, तो वो वायरस फ्री होता है। एपिकल या एक्सिलरी मेरिस्टम क्या होते हैं? वायरसेस फ्री होते हैं, वायरस का इन्फेक्शन इसके अंदर नहीं होता है, तो इसका इस्तेमाल करके हम वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं डिजीज्ड प्लांट से डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर के ये सब एप्लीकेशंस हैं। जल्दी बता दीजिए, क्या टिश्यू कल्चर एकदम अच्छे से समझ में आ गया? किस पे बेस्ड है? सेलुलर टोटीपोटेंसी पे, ठीक है। टिश्यू कल्चर से जो प्लांट्स बनाए जाते हैं उनको सोमा क्लोन्स कहा जाता है। टिश्यू कल्चर से कम टाइम में बहुत सारे प्लांट बना दिए जाते हैं, इसलिए इसको इसको माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत?